लास्ट टाइम हमने दो फाइल बनाए थे। यही है, सही है। तो हमने एक एक्सपो की ऐप बनाई थी और उसके साथ हम क्या कर रहे थे, हमने व्यू देख लिया था कि व्यू कैसे काम करता है। व्यू के अंदर हमें इनलाइन सीएसएस लिखनी है तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे ही है। और उसके साथ हमने क्या देखा था, इमेजेस को भी रेंडर कराने का तरीका सीख लिया था ये, ऐसे ही है। ये भी बिल्कुल हमने सही से सीख लिया था कि इमेज के बाद हमने पहले एक्सपो इमेज यूज करना है, देन उसके बाद उसके अंदर सोर्स लिख करके रिक्वायर करना है। अगर आपकी इमेजेस जो पड़ी हुई है वो एसेट्स के अंदर पड़ी हुई है तो आप इस तरीके से उसको कॉल कर सकते हो। और अच्छा स्टाइल, हाँ अब ये कह लो कि हमने सीएसएस देखी नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं किया था, सिर्फ हमने इनलाइन सीएसएस सीखी थी, ऐसे ही है। अच्छा यहाँ जो लोग बैठे हुए कुछ जरा ये सेकंड लॉ थर्ड लॉ खाली है, यहाँ आ जाओ, जो एंड में लोग बैठे हुए ना यहाँ आ जाओ आगे जल्दी से फास्ट। ये फर्स्ट सीट भी खाली है। जो भी तो चेहरे दिखे, तो ये फर्स्ट रो में भी फर्स्ट सीट खाली है, सेकंड सीट खाली है। अगर किसी को स्क्रीन में नजर नहीं आ रही तो वो भी आगे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद है आप लोगों को। अच्छा उसके साथ हमारे पास रिएक्ट नेटिव के अंदर सीएसएस यूज करने के लिए प्रॉपर पैटर्न होता है जिसे हम क्रिएट स्टाइल्स कहते थे। स्टाइल शीट वगैरह याद हो आप लोगों को, डॉट क्रिएट स्टाइल्स हम कहते थे। तो इसी तरीके से रिएक्ट नेटिव के अंदर हम सीएसएस जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं। सही है, सिर्फ हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, वही स्टाइल शीट। सही है, स्टाइल शीट करके हम क्या करेंगे, क्रिएट यूज करेंगे और उसके अंदर जो है हम क्या यूज करेंगे, उसकी पूरी क्लासेस के साथ इंडिविजुअली सीएसएस यूज करेंगे और फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं। एसएस के लिए सही है। चलो अभी के लिए हम एक एग्जांपल कर रहे थे, तो उसी के अंदर मैं एक काम कर लेता हूँ। इमेज भी मैं ऐसे कैसे हम सीडी नेट सीडी माय मोबाइल and here start। सही है। अच्छा ये इमेज क्यों क्रॉप हो रही है, क्योंकि मैंने इमेज कौन सी यूज की हुई थी, मैं इसकी जगह पे कोई और इमेज यूज कर लेता हूँ, सैलानी की ही कोई इमेज यूज कर लेते हैं। ठीक है,
png जेपीजी सही है। अच्छा ये इमेज वाइज ही रेंडर हो रही है और उसके साथ हमने जो टैग रखा है वो भी रेंडर हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे रिएक्ट लोगो इधर ना कुछ स्टाइल्स चलो लिखा हुआ है पहले से स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, इसके अंदर ही अगर मैं देखूं तो हमारे पास रिएक्ट लोगो के अंदर ना 178 हाइट दी हुई है। मैं इसकी हाइट ले लेता हूं अभी 200, ठीक है पढ़िए। अच्छा मैं इसकी हाइट ले लेता हूं ऑटो, तो ये ऑटो भी हमें रेंडर नहीं हो रहा है। ये कह रहा है ऑटो में हाइट नहीं लूंगा, 100 कर देते हैं, 100 आई थिंक इनफ सही भी लग रहा है। अच्छा मैं इसके साथ एक चीज और भी कर लेता हूँ, मैंने ये खोल लिया ताकि मुझे नजर आ जाए कि ये चीज चल कैसे रही है। तो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ फ्लैक्स वगैरह भी यूज हो रहा है ऐसे ही। ये जो ब्लू सिंबल होता है ये किसका होता है, फ्लैक्स का होता है। अच्छा एक काम और करते हैं, फिर भी थोड़ी सी कम करते हैं, 200 करते हैं, सही है। बॉटम लेफ्ट पोजीशन एब्सोल्यूट ये सारी चीजें हमने रखी हुई है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अभी बिल्कुल सही है। अगर आप ये दोनों को देखें तो एक टॉप पे आ रहा है और दूसरा बॉटम पे आ रहा है। अच्छा अब इसके ऊपर कौन सी सीएसएस चल रही है, एक सीएसएस मैंने व्यू भी दिया हुआ है व्हिच इज हाइट, सही है। मैं इस हाइट को ही बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने कुछ और सीएसएस भी डिफाइन किया है, इसको ही मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल सही आ गया, एग्जैक्ट जैसा हम एज्यूम कर रहे थे। अब थोड़ी सी चीजें हम अपनी डालते हैं, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ कि ये है पैराग्राफ या फिर टाइटल, ठीक है। अब टाइटल के अंदर मुझे सीएसएस लिखनी है, मैं क्या सीएसएस लिख सकता हूँ, अब आप लोग मुझे बताएं। मुझे इसको करना है सेंटर, कैसे करूं, ये दोनों चीज मतलब ये और ये दोनों सेंटर होना चाहिए। अब बताओ, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे क्या होगा, टैग सेंटर हो जाएगा, नहीं हुआ। फ्लैक्स इज नॉट डिफाइंड, फ्लैग इज नॉट डिफाइंड बाय, हम वापस आते हैं रिएक्टिव जावा में खोला होगा। लेट्स सी इफ आएगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स ना करें, आप जब इसको बता दें फ्लैक्स बने तो ये क्या होगा कि ये पूरा फ्लैक्स चलेगा खुद को कंटेन करने का। अच्छा चलो आप ये करके देखते हैं, जो मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा था वो मैं क्या लिख देता हूँ नाउ। हाँ लेकिन ये अभी भी क्या नहीं हुआ, सेंटर नहीं हुआ। अब शायद आपको याद होगा फ्लैक्स के लिए हमने जो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया था उसके अंदर हमने देखा था कि जो चीज आपको इन अ वर्टिकल वे में सेंटर करना है उसकी भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और जो चीज आपने कैसे करना है सेंटर हॉरिजॉन्टली उसके लिए डिफरेंट होती है, सही है। तो अब मैं आता हूँ जरा, अच्छा एक चीज और मैं शायद मीटिंग के हमने इसको अप्लाई नहीं किया, एक चीज और हमने मिस किया है क्योंकि आई थिंक ये हॉरिजॉन्टली सेंटर तो हो जाना चाहिए था कम से कम, अगर वर्टिकली नहीं भी होता हॉरिजॉन्टली हो जाता ना, बीच में आ जाता, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं स्टाइल
क्या था? स्टाइल डॉट कंटेनर, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। सही है। भले ये इस तरीके से सेंटर में नहीं है, लेकिन इस तरीके से सेंटर हो जाना चाहिए ना, ये हो गया है। अच्छा, अब आपको उसमें दोबारा फ्लेक्स के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ। आई थिंक फिक्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिससे हमने पढ़ा था यही था, ठीक है। अब आते हैं उस वाले उसपे कि जिससे हम कैसे सेंटर कर सके, इस तरीके से सेंटर कर सके दोनों को। अलाइन आइटम्स, ठीक है, कंटेनर के ऊपर ही हम यूज कर लें। ओके, अच्छा, अब हमारा टेक्स्ट तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूँ कि ये ऊपर से सेंटर ना हो, ऊपर से ये सेंटर मुझे करना नहीं था, ये तो बस आप लोगों ने बताया तो हमने यूज कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई नॉर्मल सीजर की बात। सीजर तो खैर आप जितना अप्लाई करोगे वो उस तरीके से नंबर बना लोगे, इमेजेस लगा लोगे, देन उसके बाद आइटम्स यूज कर लोगे, ठीक है। ये सारी सीजर हमने कौन सी यूज कर ली? इंटरनल, ऐसे ही है। क्या ये एक्सटर्नल सीजर भी यूज किए जा सकते हैं? तो उसका जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स डॉट सीएसएस की एक फाइल बना लेते हैं। अब जो मैंने सीएसएस लिखी थी, ये पूरी सीएसएस कॉपी करता हूं मैं और यहां भी यूज कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज और, मुझे यहां पे ना स्टाइल शीट को भी क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम, एक सेकंड, मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली थी इसकी, सही है, रिएक्ट ग्लोबल सीएसएस स्टाइल शीट, ठीक है, सब कुछ तो सही है। और अच्छा, ठीक है, एक चीज मिस्टेक थी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। नाउ असल में को ऑब्जेक्ट की समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट कैसे आया। सही है, तो क्या हाल है भाई? भाई कैसे हो? ठीक ठाक? हाँ यार, घूमने आए हो? अच्छा, और कैसी चल रही क्लासेस वहाँ पे? सही चल रही है? अभी कितने सेशन ले लो? दो। दो? 9 से क्या है? यहाँ से मुजम्मिल नहीं आ रहा? अच्छा, वो एक से 3 इसके बाद जॉब। अच्छा, वापस आते हैं। फ्लैग्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, अब हमने ये इंप्लीमेंट कर दिए। अब हम आते हैं और इसको हम यूज भी करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कॉल, मुझे रिएक्ट नेटिव के अंदर जो मैंने अभी स्टाइल शीट यहाँ पे यूज किया था उसकी तो नीड नहीं है। अब मुझे किस चीज की नीड है? इस फाइल को इंपोर्ट करने की नीड है। ऐसे ही है, क्या नाम था फाइल का? index.css। JSX भी नहीं रखा है मैंने, सिर्फ JS रखा है। फ्रॉम, इसका नाम हम रखते हैं स्टाइल। हमने शायद नीचे क्या रखा है? स्टाइल रखा हुआ ना। हाँ ठीक है, स्टाइल रखा हुआ है। फ्रॉम वेयर index.js। नाउ ऑल गुड, सब कुछ सही है, ठीक है।
अच्छा, हमारी इमेज गायब हो गई, क्यों? इमेज क्यों गायब हो गई? अच्छा, एक चीज और भी मैं देख रहा हूँ, ये कंटेनर इसको समझ में नहीं आ रहा किधर है। ये भी तो है ना। अब इसका क्या रीजन होगा? इंपोर्ट कराना होगा। रिपोर्ट तो कर लिया हमने। अब इसी डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज अगर आप और देखो, ठीक है, ग्लोबल स्टाइल से इन्होंने यूज किया हुआ है स्टाइल शीट के साथ, ऐसे ही है। तो मुझे जो मैंने अभी यूज किया है स्टाइल से मैं यूज कर रहा हूँ, या तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँ स्टाइल्स में इस तरीके से यूज कर लूँ। अब ये स्टाइल को मिल नहीं रहा क्योंकि मैं शायद वहां पे क्या यूज कर रहा हूँ, हाँ यूज तो मैं स्टाइल ही कर रहा हूँ, तो मिल जाना चाहिए आई थिंक, शायद मे बी। काम करते हैं और चेक कर लेते हैं इसको, स्टाइल्स डॉट स्टाइल्स। सर वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते जैसा एमपीएक्स के अंदर करते हैं। हाँ, एक चीज और भी हमने नहीं की है, क्या नहीं किया हुआ है? एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमने ये बनाया है उसको तो हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके हमारे पास क्या है कि हम यहीं पे यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट, हो जाएगा ये। अच्छा, डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं जब सिंगल होती है फाइल, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट भी चल जाता है, तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट यूज करके देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये स्टाइल उसके अंदर से आ रहा है ना, उसके अंदर से मिल रहा है, ये स्टाइल है। अच्छा, नाम हमने स्टाइल रखा है, मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ग्लोबल स्टाइल, सही रहेगा। और हम वहाँ पे डी स्ट्रक्चर भी क्या कर लेते हैं, ग्लोबल स्टाइल। और मुझे क्या करना पड़ेगा उसके साथ साथ, जहां जहां पे स्टाइल यूज हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा ग्लोबल स्टाइल्स के साथ। हाँ, ऑल गुड, बिल्कुल सही है। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं, और इनलाइन सीएसएस तो हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था, और उसके साथ किस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला? ठीक है, अब आते हैं जरा, क्या रिएक्ट नेटिव की डिफरेंट लाइब्रेरीज भी होती हैं? सवाल है, क्या रिएक्ट नेटिव की डिफरेंट लाइब्रेरीज भी होती हैं? जैसे हमने टेलविन पढ़ी थी रिएक्ट के ऊपर, हमने जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ क्या पढ़ा था, बूटस्ट्रैप पढ़ी थी, याद है? तो क्या रिएक्ट नेटिव के साथ भी कुछ लाइब्रेरी होती हैं? उसका नाम, इसका जवाब है यस, कुछ रिएक्ट नेटिव की ना स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती है, सही है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव क्या फैमिलियर है पुराने जितने हमने पढ़ा उसके साथ? उसका जवाब यस, सही है, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज है। जैसे टेलविन है ना, तो आई थिंक नेटिव विंड के नाम से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये नेटिव विंड के नाम से है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जैसे जब स्टाइल जो रिएक्ट नेटिव ऐप यूजिंग टेलविन सीएसएस चलेगी, इसके ऊपर वही टेलविन जो आप लोगों ने पढ़ी थी ना, क्लासेस कॉल करते थे वही चलेगी, बट नाम इसका और इसकी लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या नाम है? नेटिव विंड। अच्छा, इसके साथ साथ जो थोड़ी पॉपुलर है नेटिव बेस, बहुत चलती है मार्केट के अंदर, सही है। मेरे व्यूज क्या चाहते आ गया,
नेटिव बेस इसका लोगो मतलब पर्पल टाइप ये लग तो है यही है ठीक है। तो ये है अच्छा ये भी स्पेसिफिक इसका अपना नहीं है क्योंकि ये किसी ने ब्लॉग लिखा है इसके ऊपर नेटिव बेस के ऊपर। अच्छा नेटिव बेस जो ऑफिशियली भी नेटिव वाले सपोर्ट करते हैं तो शायद इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ भी नेटिव बेस के बारे में आपको चीजें मिल जाएंगी सही है। अच्छा उसके साथ जो मार्केट में और चलती है वो है नेटिव पेपर सही है ये भी बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा इसके अंदर बने बने अपने कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे याद होगा आप लोगों को हमने पढ़ी थी रिएक्ट के साथ क्या कहते हैं मटेरियल डिवाइड या मटेरियल डिवाइड याद है तो उसके अंदर कंपोनेंट मिल जाते हैं बने बनाए ठीक है। तो नेटिव पेपर के साथ भी आपको क्या मिल जाता है बने बने कंपोनेंट मिल जाते हैं। काम नहीं कर रहा सही है। जैसे कि मैं कोई कोड दिखाना चाह रहा हूँ अगर आ जाए ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अच्छा कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो वो मुझे बताएगा कि सर हैंडल करिएगा और बताइएगा सर मुझे ये चीज समझ में नहीं है ठीक है क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को इसमें टाइम देने से बेहतर है कि मैं प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगा दूं सही है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इज दिस ओके ठीक है। अच्छा उसके बाद ये क्या बता रहे हैं टू इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट। हाँ अगर आप कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रोसेस मौजूद है बट दिस इज इनफ फॉर राइट नाउ ना कि आपके लिए जो अपने क्या यूज करना है कंपोनेंट्स यूज करते हैं ठीक है। अच्छा ये आपके पास जो है वो iOS के लिए यूज होता है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज प्लगइन है ये किस चीज के लिए to get smaller bundle size by excluding modules। अच्छा अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो module.exports करके ठीक है। ये आपको बता रहे हैं you can use our optional bevel plugin ठीक है। तो जैसे याद होगा आप लोगों को हमने जब रिएक्ट पढ़ी थी वाइट के साथ तो कुछ प्लगइन्स भी पढ़े थे कि हम किस तरीके से प्लगइन्स यूज कर सकते हैं ठीक है। तो ये वही वाला मैटर है कि आप जो कुछ प्लगइन भी यूज कर सकते हो bevel.js के साथ इज दिस ओके ये देखो ठीक है यहाँ तक कोई इशू। अच्छा उसके साथ आता है सर ये बेबल स्टैंडर्ड है क्या? हाँ जैसे हमने वाइट में ही पढ़ा था bevel.config.js सही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी देखो कहीं पे भी ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई इसको ऐसे ही यूज किया जाए ताकि अच्छा अब बेबल नाम ही यूज करो तुम मुझे इंपोर्ट करना है किसी नाम से भी यूज कर लो A to Z लिख लो उसका नाम सही है। इंपोर्ट जिस नाम से करोगे वो उस नाम से चलेगी लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं एक डेवलपर हूं और आप एक डेवलपर हो हम दोनों के दरमियान ना कॉमन है ठीक है। तो कम्युनिटी बेस्ड कुछ चीजें चल रही है उसको हम वैसे ही रखते हैं चेंज नहीं करते। अच्छा कुछ चीजें सेटअप हुई भी होती है हमारे सिस्टम के अंदर सिस्टम से बना रिएक्ट नेटिव की जो ऐप हम डाउनलोड कर रहे हैं ना इसके साथ कुछ चीजें पहले से सेटअप हुई है जो कि बेसिकली किसके अंदर पैकेट और जेसन और लॉग डॉट जेसन के साथ तो इसमें ये चीज लिखी हुई होती है कि बेबल के साथ जो है इसको यूज करो समझ वाली बात। तो इस वजह से भी हम क्या यूज करते हैं हम मतलब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं किसके साथ बेबल के साथ वरना कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज किया जा सकता है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बस यही आप रखोगे ठीक है। कि कहीं पे हो सकता है आप कभी देखोगे किसी ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो सम टाइम थोड़ा किसी को लगता है ना भाई मैं प्रो डेवलपर फील आया मुझे प्रो डेवलपर वाला तो वो लोग कर रहे होते हैं ठीक है। जैसे ये भी शायद यहाँ पे बता रहे हैं कि module.file.app.js native.js android.js अगर आपको फाइल सही रेंडर नहीं हो रही तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पास तो फाइल भी रेंडर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अब आ जाते हैं जो हमारा मेन केस था which is कि हम किस तरीके से
आप पेपर के अंदर से कोई चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ये पेपर प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव पेपर से, ऐसे ही है। अच्छा, अब पेपर प्रोवाइडर के बारे में बता क्या है, wrap your root component in paper provider from reactive paper. If you are using versions prior to 5.8.0 you need to use provider. अगर आप कुछ पहले का वर्जन यूज कर रहे हो, क्योंकि राइट नाउ ये 5.x है, मतलब आई थिंक शायद लेटेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके साथ क्या यूज करोगे आप, सिर्फ प्रोवाइडर। If you have a vanilla React Native project, it is good idea to add it in the component which is passed to app registry dot registry register component. अच्छा, app registry क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप आओगे ना अपनी फाइल के ऊपर, books चलो खैर, अब यहाँ पे इसकी फाइलें शायद आई थिंक ये फ्रंट से हटा दी इन्होंने, लेकिन ऐप रजिस्ट्री के एरर्स भी आपके पास आएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सपोज दैट कि आपके पास अभी रिएक्ट नेटिव का वर्जन चल रहा है, आई थिंक 68 या 54 इस तरीके से कोई वर्जन है जो लेटेस्ट है, ये जो हमने इंस्टॉल किया ना लास्ट टाइम, मैंने दिखाया भी था आपको, एक्सो का भी वर्जन दिखाया था और रिएक्ट नेटिव का भी एक वर्जन होता है, सही है। तो सम टाइम अगर आप कोई मतलब आगे की चीज यूज कर रहे हो अपने रिएक्ट नेटिव के पुराने प्रोजेक्ट के साथ, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा ऐप रजिस्ट्री पे, सही है। जस्ट सपोज दैट कि आपने अपने पास यूज किया हुआ है रिएक्ट नेटिव का 47 वर्जन, कौन सा 47, अब उसके ऊपर जो है ना वो चलना चाहिए गेट प्रोवाइडर, ये वाला वर्जन नहीं चलेगा, कौन सा पेपर प्रोवाइडर, तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगी ऐप रजिस्ट्री, वो वहीं से फेल कर देगा, आपकी ऐप भी रेंडर नहीं होगी, ठीक है, और आपके लिखा पाएगा ऐप रजिस्ट्री का एरर है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत मतलब आपको करना पड़ता है, उसका रीजन ये है कि मेरे पास भी जो क्लाइंट्स हैं ना रिएक्ट नेटिव के, वो ये होता है कि कुछ 4 5 6 महीने बाद तो तुम्हारा रिटर्न आते रहते हैं, सही है। उनका रीजन यही होता है कि एंड्रॉइड का वर्जन जब अपडेट होता है तो आपकी ऐप भी अपडेट वर्जन रिक्वायर करती है, उनके पास ऑफिशियली मेल आती है कि भाई हम अभी 6 महीने तक और सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपने अपडेट एंड्रॉइड के वर्जन को अपडेट करना है, सही है। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर एक चीज समझ लो, बुरी या कुछ भी कह लो, एक तरीके से डेवलपर जो है ना वो इस तरीके से सिक्योर रहता है कि उसके पास क्लाइंट बार-बार रिटर्न आ रहा होता है, ठीक है। और वहां पे वही चीज होती है कि आपको अपने रिएक्ट नेटिव का वर्जन सबसे पहले अपडेट करना है, और उस वर्जन के साथ जितनी लाइब्रेरीज आपने यूज की हुई है उसके भी चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, if you have a vanilla React Native project, it's good idea to add in the component which is pass your registry register component. This will usually be in the index.js file. If you have an expo project, you can do this inside the exported component in the app.js file. अच्छा, एक चीज और ये बता रहे हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऐप registry.register component में, ठीक है। अगर कोई चीज आपके साथ नहीं चल रही तो आप उसको अपने कोड के अंदर जो रूट फाइल है, जैसे हमारी रूट फाइल है index.tsx, एक्सपो की रूट फाइल होगी app.js या tsx, उसके अंदर आप ऐप रजिस्ट्री यूज करते हुए उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई ये चला दो, क्या चला दो, ये वाला प्रोवाइडर चला दो, सही है। अभी के केस में हमें ये करने की नीड नहीं है, सही है। जैसे इन्होंने करके दिखाया है ऐप रजिस्ट्री, इन्होंने रिएक्ट नेटिव पे से क्या किया, इंपोर्ट किया एंड ये रहा ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर कंपोनेंट के साथ ऐप नेम और अपनी मेल फाइल को रेंडर कर दिया। अच्छा, ये क्या बन गया, ये बेसिकली इनके पास एक जनरेटर बन गया है। इस जनरेटर का काम क्या होगा कि पूरी फाइल रेंडर होने के बाद इससे गुजरेगी और गुजर करके इसको अलाउ कर देगा पेपर प्रोवाइडर के लिए,
इज दिस ओके? यहाँ तक कोई मसला? सही है। ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो वर्जन है वो डिफरेंट है। अच्छा, स्टोन भी इन्होंने दिखा दिया है। और MP3 लाइव थीम एज डिफॉल्ट थीम। सही है। तो अब यहाँ पे जो चीज यूज कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि हम यूज करते थे लाइट मोड और डार्क मोड के लिए कुछ थीम्स यूज करते थे। तो ये वही थीम कस्टमाइज हम यूज कर रहे हैं। डिफॉल्ट थीम के हमने यहाँ पे क्या किया होगा, इसका जितना सीजन है, अगर आप चाहो तो इस थीम को कंसोल करके भी देख सकते हो कि जितनी सीजन डिफॉल्ट थीम हमें ला करके दे रहा है ना, वो सब यहाँ पे क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये स्प्रेड ऑपरेटर है, ये स्प्रेड ऑपरेटर है। यहाँ का कोई क्वेश्चन? सही है। तो यहाँ पे जितनी भी सीजन होगी है, इसकी जगह पे आपको क्या नजर आ रहा होगा, एक सीजन लिखा आ रहा होगा कि व्हाइट ब्लैक कलर कलर, इस तरीके से कुछ सीजन नजर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमने कुछ कलर्स वगैरह पे डिफॉल्ट थीम डॉट कलर, मतलब इसके अंदर कोई कलर मौजूद है, ऐसे ही है। तो वो कलर यूज कर लिया, स्प्रेड कर दिया, प्राइमरी टोमेटो, सेकेंडरी येलो। ये सारी क्लासेस कहाँ से आ रही होंगी? रिएक्टिव पेपर से मिल रही होंगी। सही है। उसके अंदर थीम के साथ थीम यूज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला? अच्छा, अब आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ, वो जल्दी से करना है, आधे घंटे के अंदर अंदर। वो टास्क ये है कि हमने रिएक्टिव पेपर यूज करना है। सही है। और उसके साथ इसके कंपोनेंट को यूज करते हुए वो ट्रिगर बटन बनाना है जिससे लाइट मोड और डार्क मोड आप यूज कर सको। इज दिस ओके? अच्छा, वो बटन जो आप यूज करोगे उसके लिए भी आप बटन उठा लोगे। बटन आपको रिएक्टिव के भी अपने भी मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली बड़े बड़े बटन होते हैं, जैसे कि आप चलो ये मिलता हूँ। सही है। ये देख लो बटन, यहाँ पे आपको बटन इनके अपने भी बड़े बड़े मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कुछ यूज कर लेना, सिर्फ टेक्स्ट क्रॉप करके रेंडर करके चेंज कर दोगे। मतलब जब लाइट पे क्लिक करेंगे आप तो क्या लिखा आ जाएगा, डार्क, ऐसे ही होगा। जब डार्क पे क्लिक करेंगे तो लाइट लिखा आ जाएगा। मतलब आप जब क्लिक करोगे तो वो चीज लाइट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, यहाँ पे टॉगल बटन भी होता है, टॉगल बटन भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहीं पे सर्च कर सकते हो। आइकन्स बटन भी है। मैं जो टॉगल बटन की बात कर रहा हूँ भूल गया, यहाँ पे वो क्या बटन होगा, रेडियो बटन, प्रोग्रेस बार, क्या किसी को मिला? चिप, क्या कह रहे हो? स्विच बटन कहाँ नजर आ रहा है? हाँ ठीक, सही है। तो ये वाला बटन भी आप यूज कर सकते हो। इसकी जगह पे क्या दिखा दोगे, ब्लैक कलर, जैसे कि पिंक हुआ है, और इसकी जगह पे व्हाइट थीम दिखा दोगे। इज दिस ओके? जल्दी से ही करके दिखाओ। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या बनवाया था, लैंडिंग पेज बनवाया था, उसी के अंदर यूज करते हुए सिर्फ टॉगल बटन की फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट करनी है सबने।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पे कोई फंस रहा हो तो काइंडली हैंड रेज करिएगा तो फिर आगे दे देता हूँ। सही है। और जिसका कंप्लीट हो जाए वो भी जरा हैंड रेज करना।
अच्छा मुझे एक चीज याद आ रहा, हमारी क्लास 15 मिनट 10 से 11:30 होगी। पूरा मिटा दो हेडर इमेज एंटर इमेज पैरेलल बनेगी हमारी इसको ताकि बीच लिख सके व्यू के अंदर किसे रखेंगे ये देखना यहाँ बहुत करा नहीं रिएक्शन दोनों रिएक्शन
ये जहाँ पे पुल हो रहा है ना वहाँ से फ्रूट्स पास के जाते लैंडिंग पेज ही है बस टैब वन में बन लिखे हैं एक हेडिंग का है कितने एरर आ रहे हैं पसंद नहीं बनाई चार को 18 महीना रहा इंडेक्स भी सबसे
अभी कहाँ तक पहुँच गए? किस किसने कर लिया है हैंड रेज तो? एक और जल्दी करो जल्दी। बटन लगा करके स्क्रीन में फंक्शनैलिटी भी होगी ना कि डार्क थीम आ जाए और लाइट थीम आ जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि सिर्फ बटन लगा दिया। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज मुझे याद आई, तुम लोगों ने मुझे सीरीज शेयर की है, बट वो सीरीज या ग्रुप में शेयर करो। अगर नंबर से शेयर करोगे मुझे ना सबका नाम याद है और ना ही मेरे पास सबका नंबर है, तो मैं किस तरीके से ढूंढूंगा? ग्रुप में शेयर करोगे ना, अपना नाम लिख दो, सही है, अपना मोबाइल नंबर लिख दो और ईमेल लिख दो, और उसके साथ जो है वो टाइम जो तुम लोग मतलब वो करते हो कि ये टाइम होना चाहिए इसका, सही है, प्रायोरिटी बेसिस पे, तो वो मेंशन करो, सही है। इंटरव्यूज की बेसिक प्रैक्टिस करें इंटर्नशिप के हिसाब से, या थोड़ा इंटरव्यूज की वो जो क्वेश्चन होंगे बेसिक प्रैक्टिस करें या कुछ ज्यादा हार्ड? ये मैंने बताया था लास्ट 2-3 क्लास पहले मैंने ये चीज बताई थी कि इंटरव्यूज क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, याद है? तुम आए थे नहीं? याद नहीं आए थे? तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप रिएक्ट के ऊपर जा रहे हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आपके रिएक्ट के बारे में हुक्स का पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रिएक्ट के बारे में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको रिएक्ट के बारे में रिडक्स का पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको रिएक्ट के बारे में इंटीग्रेशन का पता होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वो चीजें जो आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लाने की बात है, इंटरव्यू के लिए आप पहले प्रिपेयर करोगे, सही है, इसकी प्रिपरेशन आप पहले करोगे, इसके क्वेश्चंस को रेडी करोगे, इसके आंसर्स देखोगे, ऐसे ही है ना। पहले तो क्वेश्चन से समझोगे भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बात हो गई रिएक्ट की। अब आप रिएक्ट के लिए जा रहे हो तो जावा एसक्यूएल इज योर कोर सब्जेक्ट ना, जावा एसक्यूएल आपका कोर रहेगा वहां पे, तो जावा एसक्यूएल की चीजें पे थोड़ी सी डिस्कस कर लो या थोड़ी सी देख लो, सही है, फिल्टर के बारे में देख लो, इसी तरीके से एरे की सॉर्टिंग के बारे में देख लो, मैपिंग के बारे में देख लो, लूप देख लो, सही है, स्विच स्टेटमेंट देख लो, स्विच बिटवीन जो है वो इफ एल्स को देख लो, लूप के अंदर फॉर और व्हाइल लूप को देख लो, सही है, डिफरेंसेस दोनों में, इस तरीके की चीजें आप एज्यूम करो, यही पूछा जाता है। मतलब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन में जब आप इस लेवल पे होते हो ना कि आपका एक्सपीरियंस ना हो या 3-4 महीने का हो, तो आपसे क्वेश्चन से इसी टाइप के पूछे जाते हैं। जब कोई एक्सपीरियंस बंदा आता है तो उससे ये पूछा जाता है भाई आज तक क्या किया तुमने। जब सपोज आप अपनी चीजें मेंशन करते हो मैं 2 साल से काम करता हूँ, तो मैं तुमसे फिर लूप नहीं पूछूंगा, 2 साल से घर पे हो किसी कंपनी में, तो उस कंपनी ने तुमको आज तक बर्दाश्त इसलिए किया कि तुमको काम आता है, ऐसे ही है। तो फिर मैं ये पूछूंगा कि बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम क्या था, या तुम्हारा लर्निंग फेज क्या था, क्या मुश्किल चीज तुमने की, या कौन सी ऐसी चीज जहाँ तुम फंस गए थे फिर तुमने उस पे किस तरीके से तुम निकले, समझ में आ रही बात। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि भाई कोई केस दे दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि भाई हमारे पास जो ऐप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर डैशबोर्ड डिप्लॉय हो रहा है वो 10,000 यूजर ने यूज करना है, सही है, तो अब क्या करेंगे। कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसमें काम कैसे होता है, ठीक है, जैसे डिप्लॉयमेंट है तो उसमें AWS के बारे में पूछ लिया जाएगा, बताओ भाई डिप्लॉयमेंट के बारे में। अब जरूरी नहीं है आपने एक बटन बताना है, आपने बताना है फेसेस क्या क्या है, सही है। तो अभी आपके केस में जो क्वेश्चंस है वो तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है, बाकी जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, सही है।